पिताजी, कब तक आप गल्ले पर बैठकर सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठाते रहेंगे? मेरी सलाह मानिए तो अब आप घर में बैठकर आराम करिए और दुकान की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे बेटा, ये व्यापार है। जितनी तेजी से फूलता फलता है ना, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाता है। बेटा, मैंने सारी जिंदगी बिताई है इस व्यापार में। इसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। नफ़ा नुकसान अच्छी तरह समझता हूँ। इसीलिए आज तक व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तुम अभी नए नए आए हो, अभी तो तुम्हारी सीखने की उम्र है। अभी से सारा व्यापार अपने हाथों में लेने का विचार अपने मन से त्याग दो। कोई भी विद्या जितने मन से सीखी जाती है ना, इंसान उतना ही निपुण बनता है। पिताजी, क्या आप भी ना बात बात पर प्रवचन देना शुरू कर देते हैं? अरे, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो मैं सीखूंगा कैसे? मैंने कहा ना, आप निश्चिंत होकर दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दीजिए और घर पर बैठकर हरि नाम जपने में अपना समय बिताइए। देखिए, कुछ ही दिनों में मैं कैसे आपकी दुकान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। बेटा, तुम्हारी इन्हीं हवाई बातों से मुझे बहुत डर लगा करता है। तुम सीखने में कम ध्यान देते हो। 2 पल में तुम सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हो। अरे बेटा, मैंने कब मना किया? सब तुम्हारा ही तो है। तुम थोड़ा समय मेरे साथ दुकान पर रहकर बिताओ तो सही। मेरे साथ रहकर व्यापार की बारीकियां समझो। जब मुझे लगेगा कि सब कुछ तुम्हें सौंपने का सही समय आ गया है, तो मैं खुद तुम्हें सब दे दूंगा। पिता रामचरण ने अपनी तरफ से तो बेटे भैरव प्रसाद को समझा दिया था, लेकिन भैरव का स्वभाव ही ऐसा था कि उसे सब कुछ पा लेने की जल्दी थी। कुछ दिनों बाद रामचरण की अच्छी प्रतिष्ठा होने के कारण बेटे भैरव के लिए रिश्ते आने लगते हैं। भैरव के लिए आने वाले रिश्तों में से एक सुंदर और सुशील लड़की को पसंद करके रामचरण उसकी शादी भैरव से करवा देते हैं। शादी के बाद भैरव की पत्नी रेखा कहती है, सुनिए ना, आपके यहाँ इतना रुपया पैसा है, शहर भर में पिताजी के नाम का डंका बजता है। मुझे भी 9 लाख का हार दिलवा दीजिए ना। अरे कहाँ से दिलवा दो तुम्हें 9 लाख हार? तुम्हारी रोज ही कोई ना कोई मांग सामने आ ही जाती है। तुमसे शादी करते समय मैंने सोचा था इतने बड़े घर की बहू बन रही हूँ, सोने से तोल दोगे तुम मुझे। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ तो 10 रुपए का चाट भी खाना हो तो पहले तुम्हारे अम्मा बाबूजी से इजाज़त लेनी पड़ती है। अरे छोड़ो ना ये बाबूजी का दामन, अपना कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? आप ऐसा करो, कोई नौकरी ढूंढ लो। कम से कम पाई पाई के लिए अम्मा बाबूजी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, इतनी उतावली क्यों हो रही है? थोड़ा तो सब्र रख। ज़्यादा गर्म खाने से ना मुंह ही जला करता है। पिताजी की करोड़ों की संपत्ति है। तू क्या चाहती है? इसे छोड़कर मैं कोई 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर लूँ? अरे चाहे 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन कम से कम वो हमारे अपने तो होंगे। उसको खर्च करने से पहले हमें तुम्हारे अम्मा बाबूजी का मुंह तो नहीं ताकना पड़ेगा। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तुम्हारी अम्मा के आगे हाथ फैलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैंने तुझे कहा ना, बस कुछ दिन की बात है। उसके बाद ये सारा व्यापार मेरा होगा। आए बड़े सारा व्यापार अपने नाम लिखवाने वाले। क्यों, तुम्हारा छोटा भाई तो है ना? व्यापार तो आधा उसे भी मिलेगा या नहीं? सारा व्यापार तुम्हें कैसे मिल जाएगा, बताओ तो ज़रा। अरे छोटा तो अभी 15 साल का बच्चा है। उसे व्यापार की समझ ही कहाँ है। जब तक वो व्यापार संभालने लायक होगा ना, तब तक तो मैं सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर चुका हूँगा। क्या बात करते हो जी आप? आपके सोचने से क्या होता है? आपको क्या लगता है आप कहेंगे और बाबूजी सारा व्यापार आपको दे देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। गलत फहमी में जी रहे हैं आप। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी आप बाबूजी से ऐसे ही 50-50 रुपए मांगते रह जाओगे। आपके हाथ में बाबूजी अपने जीते जी कुछ नहीं देने वाले। इसी बात का तो मुझे भी डर है भाग्यवान, कि बाबूजी अपने जीते जी सत्ता मेरे हाथ में नहीं सौंपने वाले। और मुझसे अब ज़्यादा दिन तक बाबूजी के सामने हाथ फैलाए नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि छोटे का दिमाग पढ़ाई में बहुत तेज़ है। व्यापार संभालने के लिए तो हम दोनों बाप बेटे ही पर्याप्त हैं। क्यों ना हम उसे अच्छी शिक्षा देकर कोई बड़ा अफसर बनाए। अरे लक्ष्मण बड़ा अफसर बन जाएगा तो हमारा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएगा। व्यापारी चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन सरकारी अधिकारी के सामने तो सलाम करना ही पड़ता है ना बाबूजी। ये तो तूने बड़े पते की बात की आज। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। ये बात तो हमेशा से मेरे मन में रही कि मैं चाहे जितना बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन शिक्षा कभी पूरी ना ले पाया, जिसके कारण आज भी बड़े बड़े अधिकारियों को देख कर ना मुझे कम तरीका एहसास होता है।
मैंने तो हमेशा यही चाहा कि तू पढ़ लिख कर मेरे व्यापार में उतरे, लेकिन तेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा और तूने भी मेरी तरह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन मैं छोटे के साथ ये गलती नहीं दोहराना चाहता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी, छोटे को शुरू से ही दुकान से दूर रखते हैं। अगर एक बार उसने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया तो फिर उसका भी मेरी तरह पढ़ाई से मन उचट जाएगा। तब तो मुझे भी समझ नहीं आया था बाबूजी, लेकिन अब ना मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि काश मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली होती। चल बेटा, देर से ही सही तुझे शिक्षा की ताकत समझ में तो आई। मुझे तो इसी बात की खुशी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम छोटे को दुकान पर आने से दूर रख सके? मेरे पास एक आइडिया है बाबूजी। क्यों ना हम छोटे को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दें। ना वो यहाँ रहेगा, ना व्यापार में रुचि लेगा, क्योंकि यहाँ रख कर तो उसे व्यापार से दूर रख पाना बहुत कठिन हो जाएगा। तूने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है बेटा। अभी वो सिर्फ 15 साल का है, उसका दाखिला शहर के किसी अच्छे कॉलेज में करवा देते हैं। पढ़ लिख कर जब बड़ा अफसर बनकर मेरा बेटा लौटेगा ना, तो पूरे कस्बे में मेरा नाम हो जाएगा। बाबूजी को बोतल में उतारना इतना आसान होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाबूजी तो बड़े भोले निकले, छोटे का नाम सुनते ही मेरी बातों में आ गए।